ज्योतिष में पिशाच योग ये होता है राहु और शनि का एक साथ आ जाना। सबसे खराब योग में से एक है पूरे ज्योतिष की। अगर आप सारे 9 प्लेनेट के कॉम्बिनेशन की बात करो तो एक अगर वर्स्ट निकालना हो तो शनि राहु। अच्छा, तो ये मार्च से और मई तक जो पिशाच योग है, इससे खराब योग नहीं है। जिस कुंडली में बैठा उस कुंडली में कुछ ना कुछ तूफान मचाएगा। अपने रिलेशनशिप संभाल लेना, 3 महीने शांति से समय काट। एक चुप 100 को हराती है, चुप रह के समय काट लो। रातों की नींद उड़ा देगा। मतलब राहु और शनि कहते तो ये तो दोनों दोस्त हैं पक्के। फिर क्या दिक्कत है? यही तो दिक्कत है। ओ, शनि जो है वो न्याय करता है सब, यही तो दुख है कर्मों का। यही तो दुख है क्योंकि कर्म किसी के अच्छे नहीं कर एक ऐसी रेमेडी जो इन 3 महीने के लिए बहुत जरूरी होगी। सब डोनेशंस। ओके, शनि राहु इकट्ठा हो जाए तो ये वो प्लेनेट है बिना रिश्वत के नहीं चले। जब तक शनि और सूर्य, हाँ, एक बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, दोनों सपोर्ट नहीं करेंगे अच्छे हो ही नहीं सकते। अच्छा, एक साधे सब सदे राहु को साधो। राहु को साधो और सधेगा? शनि की मदद से साधो। ज्योतिष के अंदर तो सब कुछ है सर। ज्योतिष के अंदर ही मेडिकल साइंस भी है। जो पुरानी आयुर्वेद की जो बात चल रही है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे नब्ज पकड़ के बता देते थे। ये वो ज्योतिष से कनेक्शन है। ओके, ऐसे नहीं है। और जो चीज एकदम शॉर्टकट में ऐसे आती है वो जाती भी वैसी ही है। उतना इन डिटेल भी नहीं, उतना डिटेल भी नहीं। केयरफुल रहना 100 समस्याओं का इलाज है। हेलो हाय, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डिजिटल जॉकी के एक और पॉडकास्ट में। मार्च से मई का महीना आप लोगों के लिए मुसीबत भरा हो सकता है। मैं बात क्यों कह रहा हूं पता नहीं आप लोगों ने इस बात को सुना या ना सुना। बेसिकली मार्च के एंड से लेकर और मई तक एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए तो राहु और शनि एक साथ आने जा रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में लगातार ये कहा जा रहा है कि इसे पिशाच योग कहा जाता है। शनि और राहु एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन साथ आते हैं तो तबाही मचा देते हैं। और आज इसी चीज को समझने के लिए मेरे साथ जिन्होंने इस सारी चीजों को मुझे बताया, उनको मैंने स्टूडियो में बुलाया है। उनका नाम है एस्ट्रोलॉजर हनीश बग्गा जी, और उनसे आप मिलें, उनसे आप सारी बातों को समझें। उससे पहले मैं बता देता हूँ हनीश बग्गा जी को क्यों जाना जाता है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को हम लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। या वास्तु एक्सपर्ट्स आते हैं वो वास्तु बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं वो एस्ट्रोलॉजी बताते हैं, लेकिन हनीश जी की यूएसपी ये है कि ये एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों को कंबाइन करके बताते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर हनीश बग्गा जी का मैं स्वागत करता हूं, और आज के पॉडकास्ट को हम दोनों नजरिए से देखेंगे एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हनीश बग्गा जी के साथ। चलिए आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। तो हनीश जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, नमस्कार। नमस्कार। और बहुत टाइम से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कुछ बैठकर बातचीत की जाए, कुछ गपशप की जाए। तो आज वो गपशप को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा जहां पर हमने एंड टाइम छोड़ा था। और एंड टाइम आपने मुझसे कहा था कि आप लिख कर रख लीजिए। ये जो मार्च से मई का महीना आएगा, ये देश के लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए, दुनिया के लिए, किसी के लिए अच्छा होगा तो इतना अच्छा होगा कि राजा बन जाएगा, किसी के लिए इतना बुरा होगा कि वो रंक बन जाएगा, सड़क पर आ जाएगा। थोड़ा सा मुझे आप बताओ, ये मार्च से मई के बीच में एस्ट्रोलॉजिकली होने क्या वाला है? देखिए, नॉर्मली पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूं। बिल्कुल। नॉर्मली क्या होता है, बृहस्पति 1 साल में राशि परिवर्तन करता है। ठीक है। राहु केतु 18 महीने में करते हैं। ठीक है। और शनिदेव 2.5 साल में करते हैं। ठीक है। ये वो साल है, हाँ। इसमें तीनों एक साथ, यानी चारों एक साथ, राहु केतु प्लस जुपिटर प्लस सैटर्न एक ही साल में बदल रहे हैं। अच्छा। तो ये बड़ा, पहली बात तो ये एक रेयर इवेंट है। दूसरी बात क्या है कि जब ये बदल रहे हैं उसमें ये जिन राशियों में जा रहे हैं और कुछ कॉम्बिनेशन भी बन रहा है जी। जैसे सबसे पहले इसमें शनि महाराज चेंज करेंगे, सैटर्न चेंज करेंगे, वो अपनी राशि 11 नंबर छोड़ के बृहस्पति की राशि किस तारीख को चेंज कर रहे हैं? ये 29 मार्च को करेंगे। अच्छा, शुरुआत इनसे हो रही है। हाँ, 29 मार्च पहला शनि चेंज करेंगे, लेकिन शनि देव के जाने से 15-20 दिन 25 दिन पहले से ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। इसलिए मार्च पूरा इंपैक्टेड है। अच्छा, लोग ये सोचते हैं कि जिस तारीख को बदलाव हो रहा है उस तारीख से असर शुरू होगा। आप ये कह रहे हैं उससे पहले से ही हो जाता है? साहब, आप और हम जी जहां बैठे हैं, हमारा एक ऑरा होता है। बिल्कुल, है ना, जो मेल ऑरा लगभग 2.7 मीटर के आसपास होता है। तो प्लेनेट का ऑरा कितना बड़ा होगा, उसका इंपैक्ट भी तो जाएगा। इसीलिए वो पहले से असर देने लगता है। हाँ जी। ओके। तो कुछ समय पहले से ही आप ये लगाइए कि लगभग 25-30 दिन पहले से ही थोड़ा थोड़ा असर आना शुरू होता है। 15 दिन आते तक तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड देन जब वो फिजिकली मूव ही हो गया तो उसका तो फिर पूरा रिजल्ट आना ही है। अब शनिदेव 11 नंबर राशि से निकल के जाएंगे 12 नंबर राशि में, जो बृहस्पति की है, मीन राशि, आई थिंक मीन राशि, पाइसेस। ठीक है। अभी जो 12 नंबर राशि है, यहाँ पे राहु महाराज
उनका ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं कि बोले मैं यहाँ हूँ, पहले से बैठे हैं। पहले से बैठे हैं। वो ओके। 18 महीने के लिए आए थे नवंबर हाँ। 2023 में, वो चले जाएंगे मई एंड में। तो राहु पर का परिवर्तन होगा तो राहु शनि में चले जाएंगे, यानी 11 में चले जाएंगे, और जी। शनि 12 में चले जाएंगे। एक्चुअली ये दोनों अपना स्थान चेंज कर लेंगे। ओके। लेकिन कुछ एक ऐसा टेन्योर है जो लगभग 1.5-2 महीने जी। का है, उसमें दोनों साथ रहेंगे। बस यही तूफानी है। ओह, मतलब राहु और शनि कहते हैं तो ये तो दोनों दोस्त हैं। पक्के। फिर क्या दिक्कत है? यही तो दिक्कत है। ओह आप एक बात समझिए, दो अच्छे लोग दोस्त हैं, जी। बहुत बढ़िया, कुछ करेंगे, कंस्ट्रक्टिव करेंगे, क्रिएटिव करेंगे, कुछ बढ़िया करेंगे, देश की समाज की भलाई के लिए करेंगे। 1 और 1 11। हाँ, अब अगर ये दो क्रिमिनल्स एक साथ हो गए, हम्म। क्रिमिनल्स कैसे कह रहा हूं? शनि का काम क्या है? शनि है दुख का देवता, यानी जो देगा दुख देगा। दुख और समय, ये दोनों शनि के अधीन है। अच्छा, तो लेकिन सैटर्न कहते ही हैं तय करेगा शनि जो है वो न्याय करता है सब। यही तो दुख है, कर्मों का, यही तो दुख है। क्योंकि कर्म किसी के अच्छे नहीं है। अगर कर्म अच्छे हो जाते सबके, हम्म। तो फिर इस जन्म में कर क्या रहे हो? हम्म। पैदा क्यों हुए? पास्ट लाइफ बेंडिंग कर्मा था, उसी को चुकाने। या तो आप चुकाओगे जी। या वसूलोगे, या तो आपने देना है या आपने वसूलना है। जी तेरे कुछ तो बेंडिंग है ही। बिल्कुल। और शनि का तो पास्ट लाइफ बेंडिंग कर्मा से सीधा कनेक्शन है। हाँ। शनि है दुख का देवता, न्याय का देवता, लर्निंग का देवता, एक्सपीरियंस का देवता, समय का देवता, जी। पेन, प्रॉब्लम, टेंशन, प्रेशर का देवता, ओह। और काम का, कर्म का, ये सब शनि है। राहु क्या है? जैसा शनि है वैसा राहु है, बट राहु के साथ चैलेंज क्या है? सैटर्न प्रेडिक्टेबल है, राहु अनप्रेडिक्टेबल है। ओके। अब और एक और स्पेशल रूल बताता हूं ज्योतिष का। हम्म। जब शनि और राहु दोनों इकट्ठे होते हैं, नॉर्मली क्या होता है? राहु फॉलो सैटर्न। जैसा शनि वैसा राहु, शनि अच्छा राहु अच्छा, शनि खराब राहु खराब। ठीक है, ये रूल है। ठीक है। जब ये दोनों एक साथ हो जाते हैं तो उल्टा हो जाता है। सैटर्न स्टार्ट फॉलोइंग राहु, और राहु को संभालना इज मोर डिफिकल्ट, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है। किस करवट बैठेगा पता नहीं, ऊंट किस करवट बैठेगा पता ही नहीं है। वैसे ही राहु किधर होगा? अच्छा हो गया तो एकदम राइज दे देगा, खराब हुआ तो एकदम फॉल देगा। अब मजबूरी क्या है? शनि राहु जब भी इकट्ठे होंगे, सैटर्न विल स्टार्ट फॉलोइंग राहु, राहु का पता नहीं। और ये दोनों फाइनली देखा जाए तो ये दोनों सूर्य और बृहस्पति के दुश्मन है। बिल्कुल। अगर अब सूर्य और बृहस्पति बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स, बहुत अच्छे हैं। जब दोनों एक साथ, एक है राजा, एक है राजा का गुरु, तो समाज का कल्याण सेवा उसी में लगेंगे। एक है डाकू, चोर, उचक्का, थीफ, दैट इज राहु। और शनि क्या है? शनि है कर्म। ठीक है, शनि भी उद्दंड है, वो राजा को फॉलो करता नहीं है। और राहु का तो काम ही अपोज करना है, क्योंकि तभी तो राहु से क्रिएटिविटी आती है, वरना हमारा समाज वैसे ही चल रहा होता है जैसे हजारों साल पहले चल रहा था। राहु मीन्स क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी बिना स्टैंडर्ड रूल को अपोज किए बगैर आएगी नहीं। ये तो साइंस है। ठीक है। तो वो क्रिएटिविटी अगर अच्छा होगा तो क्रिएटिव कर देगा, खराब होगा तो डिस्ट्रक्शन में चला जाएगा। और ये दोनों का इकट्ठा होना इज डिस्ट्रक्शन, नॉट क्रिएटिविटी। इसलिए दिक्कत है। ये है टेक्निकल, अगर आप समझे दोनों की एनर्जी को टेक्निकली, हाँ, तो हाँ, टेक्निकल एनालिसिस कह लीजिए, लॉजिकल कह लीजिए, तो ये दोनों मिलके जब भी दोनों इकट्ठे होंगे, खराब क्या होगा? सूर्य। खराब कौन होगा? बृहस्पति। ज्ञान गया, राजा गया। इसका मतलब क्या होगा? समाज में क्या होगा? जंगल राज, चोरी की घटनाएं बढ़ जाएंगी। 12th, अब ये राशि भी पकड़ लो। राशि क्या है? 12 नंबर राशि। अच्छा, ये 12 नंबर की राशि में मिल रहे हैं। अब ये 12 नंबर की राशि, अब 12 नंबर की राशि क्या किस लिए होती है? एक्सपेंडिचर की होती है, इन्वेस्टमेंट की होती है। अच्छा। 12 नंबर राशि लॉसेस की होती है। ओके। चाइल्ड का, आपके बच्चों की जो स्टडीज है उसको भी पैसे से ही देखा जाता है। अच्छा। हाँ, ये एक स्पेशल रूल है ना। थेफ्ट का, स्टॉक मार्केट का, इन्वेस्टमेंट का, लॉसेस का, ये जो नशे की चीजें होती हैं, है ना, उन सब का, लॉटरी का, सोशल वर्क का, हॉस्पिटल का, विदेश का, इन सब चीजों का कारक, जैसे डिजीजेज हो गई, ड्रग्स हो गई, इन सबको पाइसेस से देखा जाता है। और ये सारी चीजों में भसड़ बचेगी। और ये सारी चीजें या तो ओवर पावर होंगी। ओके। अब ओवर पावर, आप एक बात समझ लीजिए, ये हमेशा ये कहना कि ये खराब ही है जरूरी नहीं है जी, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन ओवर पावर हो गई और नेगेटिव चीज ओवर पावर हो गई तो नुकसान करेगी, पॉजिटिव ओवर पावर हो गई तो फायदा करेगी। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पाइसेस राशि ऑफ लॉसेस है,
तो यानी इस वक्त किया गया इन्वेस्टमेंट लॉस की तरफ ले जा सकता है। तो कोई नया स्टार्टअप खुल रहा है, कोई नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आप कुछ नया इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये 2 महीना अवॉइड कर दीजिएगा। पता नहीं है ऊँट किस करवट बैठेगा। फेवर में बैठ गया तो मल्टीप्लायर है, खराब हुआ तो डिस्ट्रक्शन है, जीरो करके मोटे बाहर मोटे निकाल तौर पर देगा। अप्रैल और मई, मार्च अप्रैल मई 3 ले लीजिए 3 आप। ले लेते हैं मोटे मोटे तौर पर। 15-20 दिन, 1 महीना पहले से असर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो मार्च अप्रैल मई, और आप मानिए मई वैसे 15 और 18 2 डेट है, लेकिन जी। आप मानिए 1 जून के बाद शांति पड़ेगी। इन 3 महीनों में कोई नया इन्वेस्टमेंट 2.5-3 करना महीना, ही नहीं है। हाँ, है। इन्वेस्टमेंट नहीं करना। इन 2-3 महीने के अंदर आपको कोई बोल्ड डिसीजन नहीं लेने, एकदम कूल काम समय बहुत ठीक नहीं है जी। आराम से चलते चलिए, ये समय निकालिए थोड़ा, क्योंकि 12 नंबर राशि सोशल वर्क की भी होती है। तो कोई समाज में कोई सोशल वर्क करना हो वो कर लीजिए। आपको कोई धर्म से जुड़ा कोई काम करना है, काम करना है वो कर लीजिए। किसी को कुछ डोनेशन करना है कर सकते हैं, अच्छे बहुत काम बढ़िया है। हाँ, इस तरह के काम कर लीजिए, उसके लिए बहुत बढ़िया समय है, उसके लिए बहुत बढ़िया समय है। लेकिन आप चाहें कि इस बीच के अंदर मैं कोई नया बिजनेस शुरू कर दूं, नया कुछ वेंचर शुरू कर दूं, या मैं जॉब चेंज कर दूं, भैया सोच समझ के, बी केयरफुल, क्योंकि पता नहीं है ना सर। रूल क्या है, सैटर्न विल फॉलो राहु, और राहु इज अनप्रेडिक्टेबल। तो अच्छा भी करेगा बुरा भी करेगा। अच्छा करेगा तो बहुत जबरदस्त, अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब सर्टेनिटी नहीं रहेगी। हाँ जी, कुछ भी स्टेबल नहीं रहेगा, सब कुछ आज ऊपर। अच्छा, स्टॉक मार्केट का आपने जिक्र किया था बीच में कि 12th हाउस इज हाउस ऑफ स्टॉक मार्केट आल्सो। अभी स्टॉक मार्केट देखा जाए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, नॉट स्टॉक Okay. मार्केट। स्टॉक मार्केट इज लियो, हाँ, 5वां घर। ओके, स्टॉक मार्केट, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज अदर सोर्स ऑफ इनकम Okay. फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है। तो अदर सोर्स ऑफ इनकम इज सीन फ्रॉम लियो साइन या 5वां घर कुंडली का। ये तो स्टॉक मार्केट की आप बात करेंगे 5वां घर, लेकिन 5वें से 12वां 8वां होता है, विच इज ऑफ लॉसेस। मतलब इन्वेस्टमेंट से सोच जो समझ स्टॉक के। मार्केट के ट्रेडर्स हैं इस वक्त हमें सुन रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट अप्रैल मार्च से ले लेते हैं, मार्च से मई तक सोच समझ कर करें, ना करें तो 1 बेहतर है। जून तक पकड़ लीजिए आप, ना करें तो बेहतर है। नहीं कर लीजिए। अच्छा, आप लॉन्ग टर्म चलें, इस बीच में फ्लक्चुएशन वगैरह तो होने ही। इंट्राडे ट्रेडर थोड़ा बच कर रहे हैं। हाँ, और ना सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स, रिटेलर्स भी, जो Retailers कॉमन भी, मैन है वो भी। बिल्कुल। वैसे आप देख लीजिए ट्रेंड क्या चल रहा है। शनि महाराज 11 नंबर राशि में जब ये आया था तो मैंने बहुत प्रेडिक्शन दिया था, सब लोग बड़े खुश थे, शनि 11 नंबर राशि में आ रहा है साहब, बहुत अच्छा है। 10 में आया था, कोविड चल रहा था, 11 में बहुत रिकवरी होगी। कितनी वॉर्स हुई। 11 नंबर राशि का शनि अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है बिल्कुल, जबकि वो उनका खुद का घर है। जबकि खुद का है, यही तो है ब्यूटी। तो अब ये मीन राशि में चले जाएंगे तब कैसा रहेगा? ये बृहस्पति का है, अच्छा, कंपैरेटिवली बेटर है, ओके, कंपैरेटिवली बेटर है। देखिए शनि की राशि और राहु को लॉर्ड है, इसलिए दिक्कत थी। अब बृहस्पति में चला गया, बृहस्पति कुछ तो ज्ञान देगा, कुछ तो संभालेगा। और 12th क्या है, इन्वेस्टमेंट, लॉसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, फॉरेन, और जो बाकी सारी चीजें अपने। बिल्कुल। तो ये समझने वाली बात है, थोड़ा शांति अगर अच्छा है। हम बात कर सकते हैं कि किन राशियों को अच्छा रिजल्ट मैं देगा। इसी पर आने वाला था। 12 की 12 राशियों में अगर देखूं, क्योंकि जो हमें देख रहे होंगे ना वो तो कहेंगे भाई सीधे सीधे मुझे बताओ कि मेरा अच्छा है कि बुरा है। तो आप राशि वाइज बता सकते हैं भाई इस राशि के लिए पर्टिकुलरली बहुत अच्छा रहेगा, इस राशि के लिए पर्टिकुलरली काफी खराब रहेगा। ये कुछ सिचुएशन रहेंगी क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम इसमें देखिए जो इम्पैक्ट आएगा प्राइमरीली वो आएगा हेल्थ, वेल्थ, पीस ऑफ माइंड, प्रॉस्पेरिटी, इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मोटा मोटा इन 5-6 चीजों पे बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है, इसको एक समझ लीजिए। स्पेशली जिन राशियों पे इम्पैक्ट आएगा वो मैं राशियों का नाम बताता हूं। एक है राशि पाइसेस, जिसके अंदर ये हैं। अब मैं रिवर्स शुरू कर रहा हूं। हाँ, जिसके ऊपर आ गया, अब हम रिवर्स शुरू करते हैं। मैं एरीज से शुरू कर सकता था, एरीज से पाइसेस तक जा सकता था, लेकिन हम वहां से शुरू नहीं करते, हम पाइसेस से शुरू करते हैं, क्योंकि उसमें जहां ज्यादा इम्पैक्ट है, पहला असर तो वहीं आएगा जहां वो आ गया। पाइसेस वाले तो भैया सोच समझ लो, और लॉजिक बता देता हूं। कुंडली में पाइसेस साइन जहां पड़ा वो घर पूरी तरह से इम्पैक्टेड है। वो घर अच्छा है तो अच्छा देगा, खराब है तो खराब देगा। ओके, तो ये थंब रूल पकड़ लीजिए। अब अच्छा और खराब कैसे पकड़ूं? शनि और राहु के हिसाब से अच्छा और खराब होगा वो। ऐसे नहीं है कि पाइसेस लगन में हो गया तो अच्छा ही है, 9th में हो गया तो अच्छा ही है, या 5th में हो गया तो अच्छा ही है। ना 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 ना, इट इज नॉट लाइक दिस। हर एक के हिसाब से कुंडली में कौन से घर में पड़ा वो घर का सिग्निफिकेशन के लिए अच्छा है या खराब है। ओके,
समझ गए? जैसे 5वां घर पड़ा जी, तो वो विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस, अदर सोर्स ऑफ इनकम, स्टॉक मार्केट है। ठीक है। चौथा हुआ तो आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका सुख, आपका परिवार, आपकी एजुकेशन, इन सब पे असर डालेगा। ठीक है। तीसरा घर डाला तो आपके सिबलिंग्स पे चला जाएगा, हम्म, आपके सिबलिंग्स अड़ोस पड़ोस में चला जाएगा। हम्म, ठीक है। 9th हाउस फादर चला गया, 4th हाउस मदर हो गया। हम्म, ठीक है। 8th हाउस ससुराल चला गया, 7th हाउस बिजनेस पार्टनरशिप हो गया, रिलेशनशिप हो गया, योर स्पाउस हो गया, है ना। 12वां इन्वेस्टमेंट हो गया, 11वां इनकम हो गया, 10वां करियर हो गया। तो आपको पहले तो ये समझ लीजिए कि जिस घर में पाइसेस है वो घर इम्पैक्टेड है। दिस इज अंडरलाइन स्टेटमेंट। ओके। वो नहीं बचेगा। अब वो आपके लिए अच्छा है या खराब है, अब ये तय करना है। ठीक है। ठीक है। एक तो हो गया थंब रूल, हम्म, दूसरा हो गया राशि का रूल। यही रूल राशि से लगा लीजिए। तो जिसका पाइसेस राशि में मून है, हम्म, सबसे पहला इम्पैक्ट उस पर सबसे ज्यादा, उनको सावधान रहने की जरूरत है। उनको तो सर पर आ मतलब गया। जिसकी कुंडली में हाँ। 12 नंबर जिस खाने में लिखा हुआ है, वहां पे चंद्रमा है, वहां पर अगर चंद्रमा बैठा है तो उसके लिए बेहद खराब है। वो तो ऑलरेडी खराब चल रहा है। अच्छा। ये तो मतलब वो तो ऑलरेडी बेचारे दुखी चल रहे हैं। हम्म, नवंबर 2023 के बाद से कुछ ना कुछ चला ही जा रहा है। ओके। ये उसका एक्सट्रीम है। हम्म, और जैसे ही एक्सट्रीम निकलेगा, इनको सबसे पहले चैन मिलेगा। बोले राहु हटा, आप एक लॉजिक समझ शांति लीजिए। देखिए, आप लॉजिक समझ लीजिए, जी। सिंपल सा। जी। 9 प्लैनेट है, हाँ, 12 राशि है, ठीक, उसमें सूर्य चंद्रमा को एक एक दे दी। ठीक। अब बचे 7 प्लैनेट और 10 राशि। जी, 5 प्लैनेट को 2-2 राशि दे दी, जी, है ना। बृहस्पति को 2, शुक्र को 2, शनि को 2, है ना, मंगल को 2 और क्या बचा, बुध को 2। ठीक है। तो 5 और 2 7 प्लैनेट एड्रेस हो गए, बाकी बचे 2। अब बचा राहु केतु। इनको कोई राशि नहीं दी, लेकिन बोला तुम जहां बैठोगे वहीं तूफान मचाओगे। ठीक है। समझ गए आप? तो इनका प्रोग्राम सेट है कि ये जहां मैं जाएंगे जिस घर में जाऊंगा तूफान वहां मचाऊंगा। अनसर्टेनिटी, वहां परेशान करूंगा। तो अभी कहां चल रहा है? 12 में। ठीक है। तो मून जिसका 12 में है वो दुखी है, और वो कैसे बढ़ेगा? शनि जुड़ जाएगा। तो हेल्थ, वेल्थ, पीस ऑफ माइंड, प्रॉस्पेरिटी, ये तो सीधा इम्पैक्ट है। इनको तो सबसे ज्यादा शांति रखनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। 5वां अगर आपका मन होता है, ठीक है। तो आप सीधा कैलकुलेशन देख लीजिए, 8, 9, 10, 11, 12, यानी जिसकी स्कॉर्पियो राशि है, हाँ, उससे 5वें घर पे पड़ रहा है। तो इसका मतलब संतान, विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस, अदर सोर्स ऑफ इनकम, मन, ये मन की स्थिति बिगाड़ेगा स्कॉर्पियो की। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। जिसकी वृश्चिक राशि है स्कॉर्पियो, उन ग्रहों हाँ, के साथ। तो 8 और 12 मिल गया। ठीक है। अच्छा, 8 और 12 दोनों वाटरी साइन है, ठीक तो है। तीसरा वाटरी साइन कैसे बच सकता है? वो है कैंसर, हाँ, कर्क राशि वाले। ओके। तो 4, 8, 12 ट्राइन में काम करता है हमेशा ये। ठीक है। तो ये वाटरी साइन तो तीनों गए। अब आप कहेंगे वाटरी साइन, इसका मतलब ये वाटरी साइन तो दुनिया पे भी असर आएगा, बिल्कुल। और ये महीने तो गर्मी के हैं। हम्म, तो हो सकता है इस बार गर्मियों में आंधी तूफान बारिश ज़्यादा रहे। अच्छा। वाटरी साइन है, पानी से रिलेटेड घटनाएं हों, ओके। जैसे पानी का शिप कोई बड़ा डूब गया, हाँ, 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 पानी जहां पर कनेक्टेड है वहां वाटर पर से कुछ ना कुछ रिलेटेड तूफान बड़े बन इवेंट सकता होने है। वाले हैं। ओके। आप समझ गए? एंड ठीक है। वाटर इज हेल्थ, वेल्थ हम्म, एंड पीस ऑफ माइंड, ये सब वाटर से। और हमारी बॉडी भी वाटर से ही बनी है, ज्यादातर वाटर है, 70% अल्कलाइन वाटर है। इसलिए हमारे बॉडी के अंदर भी हलचल ज्यादा रहेगी। हाँ, बिल्कुल, इंसान के अंदर भी हलचल बिल्कुल रहेगी। नहीं। हमारी बॉडी में 70% वाटर कंटेंट है। एग्जैक्टली। अब 70% वाटर है, दुनिया में भी कितना पानी है, बिल्कुल। और वाटरी साइन ही इम्पैक्टेड है। तो वाटर पे तो आप समझ लीजिए कि कुछ खतरा है। कुछ ना कुछ इस बार ज़्यादा आंधी तूफान बारिश, कुछ ना कुछ अनइवन, जहाँ नहीं होती होगी वहाँ हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें ज्यादा रहेंगी। ज़्यादा रहेंगी। ये है वाटर। अच्छी बात यह है कि सिर्फ 3 महीने है ये सब, लेकिन 3 हाँ, महीने 3 भी अगर महीना- तूफान मचा दिया तो 3 महीने भी बहुत होते हाँ, हैं। बहुत होते हैं सर। तूफान मचाने के लिए एक दिन बहुत है। जी बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये तो हो गई ये राशियाँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 11 नंबर राशि, 9 नंबर राशि और 1 नंबर राशि, ये 3 राशि और समझ लीजिए। यानी कि मेष, धनु और कुंभ राशि। ठीक है। हाँ, करेक्ट जी। कुंभ क्यों? क्योंकि शनि जा रहा है और राहु आ रहा है। अब राहु कहाँ तूफान मचाएगा? 11 में। कितने टाइम? 18 महीना। कब से? 18 मई के बाद। कब तक? दिसंबर 26 तक। तो जहां 11 नंबर राशि पड़ी आपकी कुंडली में, वहां पे अनसर्टेनिटी शुरू, क्योंकि राहु क्या है? अनसर्टेनिटी। बिल्कुल। पहले तो कॉम्बिनेशन में तूफान मचाया, अब अकेले अकेले हो जाएंगे, तो शनि महाराज तो थोड़ा बेटर हो जाएंगे। लेकिन जो 11 वाले हैं, जहाँ पे 11 है वहाँ पे चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, अनसर्टेनिटी,
शॉर्ट टेम्परामेंट, अचानक होने वाले कुछ फैसले लोग ले लेते हैं, वो 11 हो गया। 9 वाला वो खुश रहेगा। अब आप कहेंगे सारा नेगेटिव बता रहा हूं, कुछ पॉजिटिव बता रहा हाँ, हूं। कुछ पॉजिटिव भी तो तो बताइए। 9 की बात करें, जो सेजिटेरियस वाले हैं उनके लिए बढ़िया समय, कैंसर वालों के लिए बढ़िया समय क्या है? इन्वेस्टमेंट। सेजिटेरियस वाले प्रॉपर्टी खरीदो, ओके, आपका समय शुरू है। प्रॉपर्टी खरीदने हाँ का। जी, करियर और प्रॉपर्टी। सेजिटेरियस वाले अब कुछ रहने वाले हैं, करियर प्रॉपर्टी अब अगले 2-3 साल तो आप लेके चलिए, 1 लीजिए 2 लीजिए, जो ले सकते हैं ले लीजिए। जिंदगी ऐसा मौका बहुत नहीं दिनों देगी। बाद देगी देगी देगी, लेकिन बहुत दिनों समय बाद देगी। तो ये जो परेशान चल रहे थे कैंसर सेजिटेरियस वाले, भैया प्रॉपर्टी खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, इन्वेस्टमेंट कर दो, ये तो हमारा समय है। ठीक है। ठीक है। अब ठीक। बहुत सारे लोग कहेंगे कि साहब सेजिटेरियस से किलो तो 9, 10, 11, 12 चतुर्दहिया चल रही है, हाँ, कैसे अच्छा होगा? मम्मी की तबीयत खराब रहती है चतुर्दहिया में, तो अच्छा। खुद की हेल्थ को भी संभालना पड़ता है। ओके। हाँ, ये कुछ पॉइंट है, हम्म, देख लीजिए। अब वो कई कहे साहब कि मेरी उम्र ही अगर मान लो 50 साल है तो मम्मी की उम्र 70-75 साल होगी, तो यार एज भी तो देखोगे, वो भी मैटर करता वो है। भी मैटर करता है। बायोलॉजिकल एज का भी एक अलग रूल बिल्कुल, है, बिल्कुल। वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वो जो है वो है, लेकिन अगर हम कुछ पॉजिटिव भी ढूंढें, हम सिर्फ नेगेटिव बात क्यों करें? वी शुड टॉक इन हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, बट कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है ये समझना ये पड़ेगा। समझना है। जी। तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट के लिए फैंटास्टिक टाइम, और ये समय पूरा करेक्शन का समय होगा। वही बात कर रहा हूँ आपसे, लेके जून तक की स्टॉक मार्केट आप देख लीजिए पिछले 3-4 महीने से क्या हाल चल रहा है। बिल्कुल। ये अभी कंटिन्यू करेगा ट्रेंड। जब बृहस्पति राशि चेंज करके 3 नंबर में आएगा, वो आएगा 15 मई के बाद, तो उसका असर तब आपके स्टॉक हाथ- मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी उसके दिखेगी। बाद पॉजिटिविटी शुरू होगी। अभी तो नेगेटिव चल रहा है पूरा मार्केट, अभी चलेगा साहब नेगेटिव, उम्मीद से ज्यादा नेगेटिव है। अभी भी प्रोटेक्टेड है साहब। अच्छा, अभी और भी ज्यादा नेगेटिव दिखेगा। अभी कुछ और हो सकता है, ये 2-3 महीने हैं अभी। सर बढ़िया किसके लिए रहेगा? सर बताया ना, धनु राशि आपने धनु 9 वाले- नंबर बताया। बढ़िया रहेगा। और भी बाकी सारी राशियां ठीक हैं, ओके। उसके अंदर भी जो मैंने स्पेसिफिकली कहा कि ये बहुत बढ़िया जाएगा, हम्म, तो धनु है, कैंसर वाले बेचारे कितने दुखी चल रहे हैं, हम्म, सब सेटल हो जाएगा। कैंसर वाले तो 4-5 महीने से काफी परेशान चल रहे हैं, ना बृहस्पति सपोर्ट कर रहा है, ना शनि सपोर्ट कर रहा है, ना राहु सपोर्ट कर रहा है, केतु ने दुखी किया हुआ है, सब दुख। ये वाले तो ये तो फ्री हैं, बोले अब आई जान में जान। तो ये मार्च से और मई तक जो पिशाच योग है, हाँ। मैं पढ़ रहा था ये पिशाच योग कहा जाता है इसको पिशाच, सर आप देख लीजिए ना, पिशाच ही तो है। हाँ, ज्योतिष में पिशाच योग ये होता है राहु और शनि का एक साथ आ जाना। सबसे खराब योग में से एक है पूरे ज्योतिष की। अगर आप सारे 9 प्लेनेट के कॉम्बिनेशन की बात करो तो एक अगर वर्स्ट निकालना हो तो शनि राहु है। अच्छा। इससे खराब योग नहीं है। जिस कुंडली में बैठा हम्म, उस कुंडली में कुछ ना कुछ तूफान मचाएगा। मैंने अक्सर नोटिस किया है कि अगर इसका संबंध हेल्थ से या रिलेशनशिप से आ गया तो पूरी जिंदगी तूफान ही है। बुरा समय है। इसका मतलब 6 नंबर राशि जी। के 7वें घर में पड़ रहा है पाइसेस। हाँ, तो जिसका 6 नंबर का लगन है या चंद्रमा 6 नंबर में है, अपने रिलेशनशिप संभाल लेना, 3 महीने शांति से समय काटना। एक चुप 100 को हराती है, चुप रह के समय काट लो। सेजिटेरियस वालों के चौथे घर में जा रहा है, 9, 10, 11, 12 घर का सुख शांति रखिएगा, तूफान ना मत मचाइए घर में। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए, नहीं तो सुख स्थान है, रातों की नींद उड़ा देगा। बेस्ट क्या है? अवेयरनेस इज द बेस्ट रेमेडी। ओके। आपको पता है कि ये 2-3 महीना शांति से बिताने से ही फायदा है, तो बिता लो ना यार। जहाँ खतरा है वहां मत जाओ, जहाँ अनसर्टिनिटी है वहां से बचो बस अच्छा, बाकी वो कुछ व्यूअर्स कहेंगे हमारी राशि के बारे में नहीं बताया, जैसे 2 नंबर राशि के बारे में नहीं मजा बताया, आने वाला है। 5 नंबर की राशि रह गई, गुड टाइम। ठीक है। इसके अलावा 7 नंबर की लेकिन राशि रह 5 गई। नंबर वालों को फैसला लेते वक्त सोचना पड़ेगा, मतलब डिसीजन मेकिंग बिल्कुल करिए, लेकिन किसी की सलाह लेके, लियो ऐसे वाले सीधा जो, नहीं। सिंह हाँ, राशि वाले। लियो वाले, ठीक है। लियो वाले फॉर नेक्स्ट 2 years एटलीस्ट। और 2 25 नंबर राशि यानी कि वृषभ टॉरस के लिए मजेदार, बढ़िया समय। बढ़िया। 3 नंबर जेमिनाई। जेमिनाई ओवरऑल बढ़िया है, लेकिन एक शर्त है जेमिनाई जी। में, जिसके बर्थ चार्ट में जेमिनाई में राहु बैठा है, हाँ, वो फंस गया। यानी कि कुंडली खोलकर देखें, 3 नंबर में अगर राहु बैठा हुआ है हाँ, तो गड़बड़ है, तो गड़बड़, तो तो गए। उनके लिए डिफिकल्ट समय है, बाकी किसी के लिए डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा। और 6 नंबर आपने शायद बता दिया कन्या राशि के लिए, वर्गों के लिए 7th इज ऑल्सो गुड, 7th करियर is के लिए also good। बढ़िया टाइम। ठीक है। 9th आपने बताया, 10th आपका 8th मैंने बता दिया, 4, 8, 12 ठीक वो है। हमने बात कर ली। 9th बता दिया,
10th बढ़िया समय, बढ़िया रहेगा बढ़िया रहेगा। परिवार में कुछ घटनाएं जरूर होंगी जी। पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्चा होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए, करियर के लिए गुड टाइम। 11 और 12 भी आपने बता दिया, यानी कि एक्यूरेस और पाइसेस के लिए। अच्छा, अब मुझे एक होल सोल रेमेडी बताइए, ऐसी रेमेडी कि किसी के लिए अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो उसको अच्छा बना दे। एक ऐसी रेमेडी जो इन 3 महीने के लिए बहुत जरूरी होगी। सब डोनेशंस। ओके। शनि राहु इकट्ठा हो जाए तो ये वो प्लेनेट है बिना रिश्वत के नहीं चलेंगे, और यानी आपसे कुछ लिए बगैर छोड़ेंगे नहीं। ओके। भलाई इसी में, डोनेशन करते चलिए जहां मन करे। अच्छा, ऊपर से कह रहे हैं मंगल का साल है, वो मंगल का उसका भी इफेक्ट आता है क्या? हर रोज हर प्लेनेट एक्टिवेट होता है। आप ओके। कैसे कह सकते हैं कि ये साल यही चलेगा? हर दिन हर प्लेनेट की होरा आती है, दिन में भी आती है, रात में भी आती है। ठीक है। और वारपति तो मंगलवार तो मंगल का ही है जी। तो साल में 52 मंगलवार तो आने ही है। बिल्कुल। ऐसे 52 संडे भी आने हैं, 52 वो ठीक है, हर प्लेनेट का अपना रोल है सर। अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता कि मंगल का है तो खाली मंगल ही काम करेगा, बाकी लोग काम नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवरी डे, एवरी प्लेनेट, एवरी आवर, एवरी मिनट वर्क्स। आपके लिए कोई और प्लेनेट काम कर रहा होगा, मेरे लिए कोई और कर रहा है। हर प्लेनेट हर एक के लिए काम कर रहा है। ठीक है। मंगल का साल है, इसका मतलब बाकी 8 प्लेनेट बंद है क्या? वो छुट्टी पे गए क्या? ये ज्योतिष का लॉजिक ही नहीं है। सब 9 प्लेनेट मिलके एक साथ काम करते हैं। किसी काम के लिए वो आपस में दोस्त होते हैं, किसी काम के लिए दुश्मन होते हैं। जब आप ज्योतिष को पढ़ेंगे, समझेंगे, अपनी बैचेस में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सारी चीज़ें ही समझाता हूँ कि आप ये देखिए, सूर्य शनि दोस्त ये एक दोनों के दुश्मन है जी, है ना। लेकिन कई ऐसे काम है जो बिना सूर्य शनि जब तक दोनों मिलके एक साथ नहीं करेंगे वो होगा ही नहीं। अच्छा। पॉसिबल नहीं है। ये कौन से काम होते हैं? फादर के साथ संबंध। हाँ। जब तक शनि और सूर्य, हाँ। एक बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, दोनों सपोर्ट नहीं करेंगे, अच्छे हो ही नहीं सकते। अच्छा, आपके पिता से संबंध कैसे रहेंगे ये डिपेंड करता है कि आपका शनि और सूर्य आपके लिए कितना सपोर्टिव है। हाँ जी। अब आप देखिए, सूर्य फादर है जी और शनि संतान है, पिता पुत्र है ना वो दोनों। बिल्कुल। अब ये दोनों अगर एनिमी हो गए तो फादर से नहीं बनेगी। अगर दोस्त हो गए तो ये फादर का भक्त होगा, शनि पिता भक्त है। ओके, हम हमेशा उसे दुश्मन के तौर पर ही देखते हैं। पिता भक्त है साहब, ठीक है। अब आप समझ रहे, अब आप रोल चेंज करिए। जब आप फादर है तो आपका बच्चा क्या हो गया? शनि। शनि। तो आपकी कुंडली में शनि आपका पुत्र है, और उधर अगर पुत्र की कुंडली में देखा जाए तो जो तो फादर है वो सूर्य है। तो सूर्य है। ओके, ठीक है। ऐसे हर प्लेनेट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रॉपर्टी बिना शनि के कैसे ले लोगे? पेरेंटल प्रॉपर्टी बिना शनि सूर्य के सपोर्ट के कैसे मिल जाएगी बताइए? अच्छा। क्योंकि शनि तो प्रॉपर्टी है और सूर्य पिता है। पिता आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो भाई सपोर्ट में है ना। बिल्कुल सही बात। अगर ये दोनों सिर्फ एनिमी ही होते, अगर एनिमी ही होते जी, तो कभी भी फादर अपने संतान को प्रॉपर्टी देता ही नहीं। जबकि आप पूरी जिंदगी इसलिए कमाते हैं, कोई ऊपर अपनी प्रॉपर्टी लेके नहीं जा रहा है। सही बात है, सबको छोड़ के जाना है। सब अपने संतान के लिए करके जाते हैं। सही बात है। तो इसका मतलब सूर्य शनि का ध्यान रखेंगे, ये पक्का है। और शनि भी सूर्य का ध्यान रखेंगे, ये भी पक्का है। लेकिन ये दोनों एनिमी कहाँ हो जाते हैं? बोले जब करियर की बात आती है, जब थॉट प्रोसेस की बात आती है, तो ये दोनों एनिमी है। विचार नहीं मिलते, थॉट्स नहीं मिलते। और जनरेशन गैप यही तो है। बिल्कुल। जो हमारे पेरेंट्स ने सोचा, जो उस वक्त का जमाना था वो उसके हिसाब से ठीक थे, हम अपने हिसाब से ठीक है, और अगली जनरेशन अपने हिसाब से ठीक होगी। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं देशकाल परिस्थिति के हिसाब से हर कोई सही है, सब सही। अच्छा, एक चीज और, आपने अभी बीच में कहा था कि जो ये कंजक्शन बन रहा है, ये सूर्य और शनि और राहु का, इसमें आपने कहा कि शनि जो है वो राहु के हिसाब से चलना शुरू कर देंगे इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर, 3 महीने के अंदर। तो क्या ये है कि कुछ ऐसे उपाय किए जाएं कि राहु अगर ठीक रहेगा तो पूरा कंजक्शन ठीक रहेगा? सब इसलिए मैंने कहा, एक साधे सब सदे, राहु को साध लो। राहु को साधो और शनि की मदद से साधो। कैसे सधेगा? शनि क्या है? सेवा। ठीक है। राहु क्या है? अनसर्टेनिटी। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो आपको डोनेशन करना पड़ेगा। ओके। डोनेशन किसका करें? बोले अन्नदान करो। ओके। खाना खिलाइए। जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिनके पास खाने की दिक्कत है, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, उनके लिए कुछ सेवा करिए। किसी के लिए कुछ अरेंजमेंट कर दीजिए, किसी के पास रहने का नहीं है, किसी को आपने देखा कि वो ज़मीन पर सो रहा है, कुछ कोई पुराना बेड ही दे दिया उसे, कोई खाट पुराने टाइम की होती थी वही दे दी जी, कोई बिस्तर का इंतजाम कर दिया, कुछ कंबल दे दिया सर्दी के मौसम में तो कंबल का डोनेशन कर दिया, कुछ खाने का कर दिया। आप उनको ये इंश्योर कर दीजिए, कोई बीमार है, गरीब है, उसके लिए दवाई का इंतजाम कर दीजिए। वो भी नहीं कर पा रहे, आपको वो नहीं मिल रहा कि यार ये मुझे नहीं मिल रहा है, पक्षियों के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दीजिए। ओके। वैसे भी गर्मियां शुरू हो जाएंगी, तब तक आप अपने छत पर पानी के लिए कुछ छत पे नहीं कर दीजिए। अच्छा, छत पे पक्षी को नहीं बुलाते,
घर पे Okay. पक्षी नहीं बुलाते। ज्यादातर लोग करते यही है। सब यही तो गलती करते हैं, फिर कहते हैं जिंदगी में परेशानी आई। हाँ, छत पर एक मिट्टी का रख ना, देते हैं पानी छत के पे लिए। नहीं, आप कहीं और कोई ऐसी जगह बनाइए ना, ओके, अपने घर में नहीं। छत पे नहीं रखना चाहिए। छत पे तो अपने घर पे पक्षियों को ना बुलाएं। छत राहु है ओके, और पक्षी खराब बुध है। बुध राहु के इकट्ठा होगा, आपका इन्वेस्टमेंट, रातों की नींद खराब कर देगा, आपका इन्वेस्टमेंट पुअर कर देगा, आपका डिसीजन गलत कर देगा। यही वास्तु का रूल है सर। तो अगर कोई घर में व्यवस्था करना चाहे तो कौन सी सही जगह होगी? आप छत पे तो बिल्कुल नहीं करें, घर के बाहर कहीं करें। अच्छा, घर के बाहर बहुत सारे प्लेसेस होते हैं जहाँ पक्षियों के लिए। बालकनीज वगैरह में रख सकते नहीं सर, हैं? अच्छा, बिल्कुल घर से बाहर होना चाहिए। बिल्कुल घर के बाहर। ओके, घर में पक्षी इज बैड मरकरी, और मरकरी इज योर बिजनेस, मरकरी इज योर करियर। ओके, तो आप अपने करियर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, और दैट टू बैड मरकरी, खराब मरकरी को न्योता दे रहे हो। और छत है राहु और मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो आप अपने बिजनेस, अपने करियर में खुद ही अनसर्टेनिटी को इनवाइट करे, बोले आओ। ओके, डोंट डू दिस, दिस इज द रूल ऑफ एस्ट्रो वास्तु। ओके। हाँ, बाहर जाके करिए ना, किसने मना किया? आराम से करिए, सबके लिए, पक्षियों के लिए खाने का इंतजाम करिए, पानी का इंतजाम करिए, सब कुछ करिए। नॉट एट योर होम। घर को घर रहने दें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने घर में मंदिर बनाया, हमने ये किया। घर को घर समझें, मंदिर ना समझे। मंदिर अगर घर ही मंदिर होता तो बाहर ये मंदिर क्यों बनाए होते? और मंदिर का स्ट्रक्चर अलग होता है, गुंबद शेप होता जी। है, उसकी एनर्जी अलग तरीके से काम करती है। ओके, घर में कभी गुंबद नहीं होता, स्ट्रेट होता है, उसका हम्म। एनर्जी अलग होता है। यही वास्तु का रूल है। कैसे है? और अगर दोनों एक ही हैं तो दोनों की छत शुरू से सेम क्यों नहीं हुई? घर की छत तो हमेशा ही स्ट्रेट सपाट थी, होती है, बिल्कुल। है ना? लेकिन मंदिर का भी स्ट्रेट आपने देखा ही नहीं होगा। उसकी गुम्बद ऐसे रहती कैसे है। गुंबद की शेप होगी? जी, कुछ तो फर्क है, बिल्कुल। एनर्जी का ही तो बिल्कुल। खेल है ये। हाँ, हाँ। तो जरा उधर सोचिए। अच्छा, आपने अभी एस्ट्रो वास्तु का जिक्र किया, मैं दूसरे सेगमेंट पर आ जाता हूँ, एस्ट्रो वास्तु को। हम सुनते हैं एस्ट्रोलॉजी अलग, हम सुनते हैं वास्तु अलग। आपने कहा एस्ट्रो वास्तु का रूल है, तो एस्ट्रो वास्तु को एक साथ कंबाइन कर देखना चाहिए, या ये कंबाइंड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं? साहब आप देखिए, आपका कुंडली और आपका घर एक ही है। जो आपकी कुंडली में योग है वही चीज आपके घर में, आपके घर के वास्तु में लिखा हुआ है। अब लोग कहेंगे सब जो फ्लैट बने हुए हैं, नीचे से ऊपर तक 20 फ्लोर है, सब बिल्कुल। एक ही जैसा है, उसी टावर में, उसी के सब जी। सिमिलर तो है, तो इनकी सबकी कुंडलियां सेम है क्या? बिल्कुल। नहीं, ये तो स्ट्रक्चर की बात है। आप अंदर उसे कैसे अलाइन करते हैं, कैसे उसका ये इंटीरियर है, आपके कैसा हाथ उसका में। हाँ अरेंजमेंट्स जी, है घर के हाँ अंदर। जी। अगर बिल्कुल भी सेम है तो आपकी जो दशाएं हैं, आपके घर में जो रहने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति पे काफी कुछ तय करेगा कि क्या है। अब अगर आप एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को मिलाने जी, तो वास्तु का स्टैंडर्ड रूल है, किचन साउथ में होनी चाहिए, साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए, स्टेयरकेस नहीं होना चाहिए। दीज आर स्टैंडर्ड रूल्स, ये सब सही है। लेकिन इसके अलावा भी रूल है। तो इसका मतलब क्या है कि बेडरूम, एक घर में 3 बेडरूम है या 2 बेडरूम है, जी। किसको किस बेडरूम में रहना चाहिए? स्टैंडर्ड रूल क्या है कि जो एजेड है या जो कपल है वो साउथ वेस्ट में रहना चाहिए, क्योंकि वो आराम की जगह है। ओके, ये रूल है, ठीक है? ठीक है। लेकिन क्या हमेशा साउथ वेस्ट में आपको रूम मिल रहा है? नहीं, नहीं मिलता, कई बार। बहुत बार नहीं मिलता। हाँ, वहां पे कोई और चीजें बनी हुई है, या बड़ी सी बालकनी है, या वहां डिस्टर्बेंस ज्यादा है, तो बोले वहां नहीं रहना। तो आपको उसकी जगह और ऑल्टरनेटिव क्या क्या है? तो हर एक कुंडली में कुछ ऐसे प्रोमिनेंट प्लेसेस होते हैं जो बताते हैं कि मेरे को ये वाला, हर एक कुंडली में कोई स्पेशल घर होता है, ठीक है। कि ये घर अच्छा है और ये घर खराब है। सब कुंडली में होता है। आपने अपना बेडरूम, वो उन घरों की दिशाएं होती है, डायरेक्शन होता है। आपने अपनी कुंडली का जो बेस्ट प्लेस है उसके हिसाब से वही मैप में, घर में वही जोन आपने अपने लिए ज्यादा समय बिताने के लिए पकड़ लिया। ओके, जैसे मान लो बेडरूम, तो बेडरूम में सबसे ज्यादा समय बीतता है, 8 घंटे तो आप सोते ही हैं। सही बात है। तो जो बेस्ट प्लेस था आपकी कुंडली के हिसाब से, 12 घरों का हर एक की डायरेक्शन है, दिशा है। मान लीजिए किसी कुंडली में कोई एक पर्टिकुलर दिशा, मान लो साउथ अच्छी थी, जस्ट एन एग्जांपल है, और वो नॉर्थ के बेडरूम में रह रहा है। ओके, क्या होगा? नॉर्थ उसका खराब है, अब ये सुख चैन से सो जाएगा? बड़ा मुश्किल है। वो डायरेक्शन नहीं है। आपकी दशा और दिशा दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा जाता है दशा और दिशा क्या है। समझ लीजिए, आपकी जो दशा है वो उस दिशा पे डिपेंडेंट है। सही दिशा का चुनाव कर लीजिए, दशा अपने आप ठीक हो मैंने जाएगी। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं, या फिर बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट्स देखे हैं,
बहुत सारे लोग कुंडली नहीं मांगते, आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट को नहीं देखते, तो क्या वो वास्तु सटीक नहीं होता या वो सटीक नहीं 50% काम कर रहे हैं, ओके, बाकी 50 पे तो काम ही कहाँ हुआ। दिशा पर तो काम हो गया, दशा रह गई, हाँ, दशा रहेगी, अलाइन नहीं हुए दशा अलाइनमेंट नहीं हुआ। आपका जब आपको कंसीव किया गया आपकी मदर ने, जी, उस वक्त जो घर की स्थिति थी, सराउंडिंग की जो एनर्जी थी, वही आपकी कुंडली है। ओके, कैसे है उसके अलावा? अगर आपका जिस जगह आपको जिस घर में कंसीव किया गया, उस घर का अगर आपके पास सारा सेटअप है, आपको पता है वही कि कहाँ पे किस एरिया में कौन से प्लेनेट की एनर्जी प्रोमिनेंट थी, वही उस बच्चे की कुंडली में है। आप उसको मैच कर लीजिए, कभी फेल नहीं होगा। यही रूल है, यही एस्ट्रो वास्तु है। इसका मतलब हमारे जो सराउंडिंग की एनर्जी हम पे इम्पैक्ट डालती है, बिल्कुल सही है। आप अगर अच्छे लोगों के सर्कल में रहेंगे, आपको अच्छे ख्याल आएंगे। आप नेगेटिव लोगों के सर्कल में रहेंगे, खराब ख्याल रहेंगे। हमको बचपन से एक स्टोरी सुनाई गई थी जी, कि बहुत सारे सेब में एक खराब सेब रख दिया, सारे सेब खराब हो गए। बिल्कुल ठीक है रम? सिर्फ इसको ऐसे समझ लीजिए कि खराब इज नेगेटिव एनर्जी। आपके घर में भी कुछ नेगेटिव एनर्जी होगी, आपकी सराउंडिंग में भी कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव थॉट्स वाले लोग रह सकते हैं जी, ठीक है ना। आपके आसपास, आप एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आपका मूड बहुत अच्छा है, आपको 4-5 दिन के लिए वाला पागल खाने के अंदर रह के आ जाओ, तो उसका थॉट भी आधा हिल पागल हो जाएगा, जाएगा। आधा तो वहीं हो जाएगा वो पागल। सही क्यों हो बात है। जाएगा? वो तो ठीक गया था और 4 ही दिन के लिए गया। कहते हैं ना संगति का असर होता है। संगति का असर होता हाँ। है। बस वही संगति जिस वक्त चाइल्ड का कंसेप्शन हो रहा होता है, उस वक्त की जो सराउंडिंग एनर्जी है, वही एनर्जी उस बच्चे की कुंडली है। अगर उसका इतना इम्पैक्ट है, तो इसका मतलब वो किसी घर में ही तो हो रहा होगा। कोई घर होगा, कोई होटल होगा, कोई तो जगह होगी, बिल्कुल कोई तो जगह होगी। तो वो जितना ज्यादा लग्जरियस होगा, अगली जनरेशन का चार्ट उतना ज्यादा लग्जरी इंश्योर करता है। अच्छा, इस पे एक बात मुझे याद आ रही है, हिस्ट्री और माइथोलॉजी को जब मैं पढ़ता हूँ, मैं थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने देखा है कि पुराने समय में या एक बहुत ही रिच माइथोलॉजिकल टाइम था या हिस्ट्री टाइम था, उस टाइम में कंसीव करने का जो प्रोसेस था उसको भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ये भी एक संस्कारों में गिना जाता था और एक बाकायदा प्रॉपर वे में कंसीव किया जाता था, उस पूरे प्रोसेस को किया जाता था। उसका कहीं ना कहीं ये इस चीज से मैं इंटरकनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसकी जो भी संतान होगी उसका फ्यूचर उतना ही ज्यादा लग्जरियस और उतना ज्यादा ब्राइट रहेगा। करेक्ट। इवन उस समय तो इतना, अब तो हम लोग उस पूरे सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें तिथियों का पूरा सिस्टम होता था, बायोलॉजिकल साइकिल्स का पूरा सिस्टम होता था। आपको ध्यान रखना था कि 4, 9, 14 यानी चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, जो सबसे खराब रिक्ता तिथि है उस पर नहीं करना। और बहुत सारी तिथियों का शास्त्रों में लिखा हुआ, मैंने कई सब कुछ लिखा है, पढ़ा हुआ है, सब कुछ लिखा है। अगर आप डिटेलिंग करेंगे तो उसमें सब कुछ है। अगर अष्टमी को किया कंसीव हुआ है तो ये इम्पैक्ट आएगा, नवमी को हुआ है तो ये इम्पैक्ट बिल्कुल आएगा साहब। ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपको वो तिथियों का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि पंचांग का ज्ञान नहीं है। पहले तो सब कुछ पंचांग ड्रिवन था ना। बिल्कुल। तो लोग मानते थे। आज के दिन, अब आप देखिए पंचांग कितना सटीक है। अभी सूर्य मकर राशि में आया जी, मकर संक्रांति है जी, मकर संक्रांति है, बिल्कुल फिक्स है, हर साल आती है, बिल्कुल। लेकिन इस साल क्या हुआ? कुंभ स्नान चल रहा है। कोई तो पंचांग ने बताया होगा कि कुंभ स्नान कब होगा, और ये ऑलरेडी, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब 144 साल बाद ऐसा आएगा। आपने अभी से कैलकुलेशन कर ली है? इसका मतलब एस्ट्रोनॉमी ने सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है कि इतने साल बाद ही होगा, इतने साल बाद ही होगा, इतने साल बाद ही होगा। और ये कब डिसाइड हुआ? हजारों साल पहले, जब घड़ी नहीं बनी थी हमारे हाथ में। 100 साल का पंचांग तो आज आप उठा लीजिए, 100 साल बाद क्या रहेगा, कौन सी तिथि किस दिन किस समय पर किस सेकंड पर आएगी। अवेलेबिलिटी बढ़ गई और अवेयरनेस घट गई, उल्टा हो गया। पहले क्या था? अवेयरनेस ज्यादा थी, अवेलेबिलिटी कम थी। आपके पास वो डिवाइसेस नहीं थे ना। सही बात है। इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को बिना कैलकुलेटर का किया गया उस समय पर। ग्रहण किस दिन लगेगा, किस समय पर लगेगा, क्योंकि सर्टेन थोड़ी ना कि 4 साल बाद ग्रहण लगेगा। तो कभी भी एक तो एस्ट्रोनॉमी की एक गति चाल बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। 100 साल पहले लिख दिया गया या 100 साल बाद का लिख दिया गया, बस यही है पंचांग। तभी तो ये 5, उसमें पंचांग मीन्स 5 अंग जी, वार, करण, योग, है ना, ये तिथि, ये सारी चीजें से जब आप कैलकुलेट कर देते हैं जी, तो पंचांग बनता है। तो पंचांग की वो तिथियां, हर तिथि की एक एनर्जी है। उस एनर्जी के हिसाब से चाइल्ड कंसीव किया जाता था। पहले वाला रूल था ये, अब नहीं फॉलो करते इसे। ऐसे ही कलयुग आगे बढ़ेगा, ऐसे ही बढ़ेगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा और आगे आता हूँ। आपने अभी वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करके बहुत अच्छी सी कॉन्सेप्ट्स को बताए हैं, यहाँ पर लॉजिक बताए हैं।
अगर मैं देखूं बहुत सारे जो स्टार्टअप्स करते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि आजकल दिस इज द एज ऑफ स्टार्टअप्स। अगर बीते 10 सालों में देखूं इतने स्टार्टअप्स आए और बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स आए। स्टार्टअप करने वाला व्यक्ति ना बहुत ज्यादा सोचता है, क्योंकि वो बहुत करेजियस उस वक्त पर स्टेप ले रहा होता है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक नया स्टार्ट कर रहा होता है। उस वक्त पर ऑफिस से लेकर अपने कंपनी के नेम तक, ब्रांड नेम तक, उसके लोगो तक, उसके कलर तक, हर चीज के बारे में सोचता है। ये कैसे इंटरकनेक्ट होता है एस्ट्रो और वास्तु जब कोई स्टार्टअप कर रहा हो? देखिए, जब भी आप बात करेंगे स्टार्टअप की, तो स्टार्टअप का मतलब ये है कि आप कोई नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम बिल्कुल। हमने स्टार्टअप दे दिया, पहले होता था हम अपनी की दुकान खोल रहे हैं। हाँ, पुराने टाइम ठीक में है। वो बनी होनी है, जो लोग हम्म। होते थे वो कहते थे मैंने अपनी दुकान खोली है। हाँ, मैं बिजनेस करूंगा। आज से हम्म। 200 साल पहले। जी। अब हमने उसको सोफिस्टिकेटेड स्टार्टअप दे दी। इसका मतलब स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, मोटी बात समझ लीजिए। जी। जिस दिन बिजनेस शुरू करना है, मुहूर्त जरूर ध्यान रखिएगा। मुहूर्त का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट मुहूर्त। दूसरा पॉइंट कि इसके लिए क्या अच्छा है क्या खराब। एक छोटी सी बात आता हूँ, बिल्कुल बेसिक। जी। आप अपनी वेबसाइट तो बनाएंगे स्टार्टअप बिल्कुल। वाला, चाहे 2 पन्ने की जी। बनाएगा ना, जी। उसका एक थीम कलर होगा, हम्म। उसका एक लोगो होगा, उसका एक कलर होगा। आपने वो कलर ही गलत ले लिया, जो कलर आपको सूट नहीं करता। मान लीजिए किसी को ब्लू सूट नहीं करता, उसने पूरी ब्लू की थीम लगा ली, चला लो, हर्डल ज्यादा आएंगी। समझ गए आप? तो सूट नहीं करेगी सूट ब्लू नहीं। की एनर्जी आपको। अगर ब्लू सूट नहीं कर रहा और आपने ब्लू की थीम पकड़ ली, व्हाइट सूट कर रहा है, आपने व्हाइट की थीम ली ही नहीं, आपने उसको इग्नोर कर दिया। या ऑरेंज आपको, या रेड हो गया, या येलो हो गया, जो थीम सूट करती है उसी पे चलोगे, है ना? तो वहां से शुरू होता है। आपने थीम ही गलत पकड़ ली। थीम सही करिए, लोगो सही करिए, साइज ठीक करिए, मुहूर्त सही पकड़िए, एटलीस्ट स्टार्टिंग में सब सही करिए। अब आप बोलेंगे इसकी क्या जरूरत है, तो फिर शादी के लिए मुहूर्त निकालने की क्या जरूरत है? सही बात है। किसी के संतान के बच्चे के नामकरण के लिए मुहूर्त निकालने की क्या जरूरत है? हर चीज जब मुहूर्त पे है तो इसको हर भी चीज ही मुहूर्त मुहूर्त पे है। रखना चाहिए। हर चीज ही मुहूर्त है। बिल्कुल। होता है ना? बस। फिर बात वहीं पर आती है, जिस वक्त दशा और दिशा हाँ, सटीक है वही अच्छा मुहूर्त है। दिशा पे डिपेंड करेगी और दिशा दशा पे डिपेंड करेगी। दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, साथ चलते हैं। इसलिए जो कुंडली में आपके योग चल रहा है वही आपके घर में चल रहा है। आपने 50% पे तो काम कर लिया, बाकी 50 पे काम कौन करेगा? तो अगर आप सिर्फ एक चीज पे काम करेंगे, ओनली वन, चाहे आप ज्योतिष को पकड़ लीजिए 100%, ठीक है, तो 50% आप काम कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ वास्तु पे काम कर रहे हैं, आप 50% काम कर रहे हैं। दोनों पे एक साथ काम करिए, 100% पे काम करिएगा। ठीक है ना? इम्पैक्ट कितना है? अब कोई कहे जी मैं तो इसको 50 नहीं मानता, भाई 60 मान ले, 40 तो फिर भी छोड़ दिया, फिर कहते हैं हमारा पूरा रिजल्ट नहीं मिला। अब पूरा रिजल्ट के लिए और क्या क्या चीजें चाहिए? ज्योतिष में चाहिए तो मुहूर्त चाहिए आपको। आपको कौन सा कलर सूट कर रहा है, कौन सा समय सूट कर रहा है। जैसे अभी हमने बात करी कि ये 3 महीने ठीक नहीं है, मार्च अप्रैल में, है ना, जून से आप पकड़ लीजिए, ठीक है। अब इसके बीच में कोई शादी कर ले, अरे ये तो शादी का सीजन भी होगा सर, तो वो क्या एनर्जी लेके चल रहा है? शनि राहु इकट्ठे लेके चल रहा है। तो जिस वक्त उसकी शादी हुई, उसका फेरा हुआ, उस समय की कुंडली बना लीजिए, ये पूरी जिंदगी अब साथ चलेगी। अच्छा, जिस पूरी जिंदगी साथ चलेगी। आपकी शादी हाँ हुई, जी, उसकी भी एक कुंडली, उसकी भी कुंडली, हर एक की कुंडली है, वो आपके साथ चलेगी। बिल्कुल। तब आपकी शादी की कुंडली जिंदगी भर अब आपके साथ चलने वाली है। तभी तो ये कहा जाता है कि शादी के बाद अच्छा समय आया कि खराब आया। तो ये शनि राहु के कंजक्शन के दौरान तो अप्रैल मई में कई शादियां होंगी, मुहूर्त होता है पूरा। अवॉइड करना चाहिए इन 2 महीनों में। हाँ, ये 2 महीने अवॉइड करना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। 2 महीने स्पेशल अब आप तौर पर, है ना, या कोई किसी कुंडली में स्पेशली योग हो तो वो कर सकता है, बट दैट इज ओनली 5%, 100% नहीं है, कभी गैल कर लिया जी। और मुहूर्त का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमें जानते हैं कि होली के आसपास कभी कोई मुहूर्त आता ही नहीं है। बिल्कुल। 15 दिसंबर से 15-14 जनवरी तक जब सूर्य धनु राशि में होता है, कोई मुहूर्त नहीं आता जी, क्योंकि मुहूर्त के लिए इनका पॉजिटिव प्लैनेट का साथ देना जरूरी है। और इन 2 महीने यही 2 तो खराब है, जिनका साथ चाहिए वही साथ नहीं है, वो खुद ठीक नहीं है, तो कैसे होगा? अब आप इसमें चाहे स्टार्टअप करना चाहें, नहीं करे, रुक जाइए, 2-3 महीना वेट कर लीजिए। अभी आपने शादी का जिक्र किया कि शादियों के मुहूर्त जो हैं वो बड़े गड़बड़ होंगे इन 2 महीनों में। मैं थोड़ा सा और समझना चाहता हूँ इस चीज़ को। हम लोग ज़्यादातर ये देखते हैं कि भाई इतने गुण मिल रहे हैं, ठीक है, 28 गुण मिल गए, 30 गुण मिल गए, बहुत बढ़िया, शादी कर दो।
तो क्या गुड़ मिलान काफी होता है? क्योंकि कुछ जगहों पर मैंने ऐसा पढ़ा कि ये काफी नहीं है। ये काफ़ी नहीं है। अच्छा एक छोटी सी बात बताता जी। हूँ आपको, एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। लड़के की कुंडली में और लड़की की कुंडली में जी। दोनों आपने चार्ट को मिलाया, आपने गुण मिलाए, जिसे बोलते हैं अष्टकूट गुण मिलान। ठीक है। यानी 1 से लेकर 8 तक पॉइंट है, टोटल 36 गुण होते हैं। ये दोनों मैच कर गए, तो आपने बोला कि नहीं 18 से ऊपर जो भी होगा उसको हम मानेंगे कि ये हाँ, मैच ये कर गया। जेनरिक वे में हम मान लेते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं गई हैं। गुण मिलान तो पहला रूल है साहब, बाकी सारे रूल आप भी कैसे कैलकुलेट करोगे कि लड़की की उसकी मदर इन लॉ से बनेगी या नहीं बनेगी? गुण मिलान में कहाँ आता है? कैसे तय करोगे गुण मिलान में कि आपका जो पार्टनर है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उसकी किस्मत में वेल्थ योग है कि नहीं? गुण तो मिल गया लेकिन पूरी जिंदगी स्ट्रगल में बीत गई, क्या ही फायदा उस शादी का? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एनर्जी मैच नहीं कर रही दोनों एनर्जी की। मैच नहीं कर रही। एक की कुंडली में योग है काम ही नहीं करूंगा, एक की कुंडली में योग है कि ये जिंदगी भर इरिटेटेड रहेंगे या शॉर्ट टेम्पर्ड रहेंगे, क्या होगा? और दूसरे इंसान को शॉर्ट टाइम पर लोग झेलते नहीं है, जलते नहीं। हो गया कलेश। ठीक है, एक का चार्ट कह रहा है कि मुझे घर का एनवायरनमेंट हैप्पी चाहिए, दूसरे को घर में रहने का मन ही नहीं करता, करा लो। दोनों एक दूसरे से विपरीत है। हाँ, एक की कुंडली में योग है कि गुण तो मिल गए, लेकिन एक की कुंडली में योग है मल्टीपल मैरिजेस का योग है, और दूसरी की कुंडली में योग है कि अपनी शादी चलेगी नहीं। गुण मिलान में कहाँ बताओगे? ये तो बताओ। गुण मिलान में ये कुछ नहीं होता। ये कुछ नहीं होता। ओके, फिर इतने वैल्यू क्यों देते हैं हम गुण मिलान को? साहब ये तो पहली सीढ़ी है, ओके, पहला काम है। आपके पास अगर 50 रूल है तो एक इजी रूल क्या बताया? बोले पहला तो ये मिला लो, ये मिल गया, उसके बाद बाकी बात करेंगे। अच्छा, बाकी की कोई बात नहीं करता? अगर 28 गुण मिल गए, आदमी कहता है 28 गुण मिले हैं, बहुत अच्छे गुण मिले हैं, शादी कर दो। साहब देखो, गुण मिलान का इंपॉर्टेंट रोल है जी, लेकिन सिर्फ गुण मिलान का योग है ये गलत है। मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनकी कुंडली में 10, 12, 14 गुण मिलते हैं, बढ़िया चल रही है जिंदगी, अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ की ज़बरदस्त है, दे आर गुड पार्टनर्स। ओके, जिसके 28, 30, 32 वाले डिवोर्स करा के बैठे हैं, 2-2, एक को छोड़ो 2-2, 3-3, और उसमें उसके बाद में भी हैप्पी नहीं है। तो इसका मतलब कुछ और चीजें तो होंगी। मेल और फीमेल के बीच में नेचुरल अट्रैक्शन ही नहीं है। गुण मिलान में कहाँ आ रहा है बताओ? एक की आयु छोटी है, एक की लंबी है, गुण मिलान में कहाँ आ रहा है बताइए मुझे। और ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। आप बताइए, जब इसका तो जवाब ही क्या नहीं बता रहे हैं? फिर गुण मिलान क्या बताते हैं? गुण मिलान सर एक रूल है, आप एक रूल को पकड़ के पूरी जिंदगी थोड़ी चला सकते हो। उसके अलावा आपको बाकी सारी चीजें भी देखनी चाहिए ना, कि लड़की की का घर वालों से बनेगा कि नहीं बनेगा, अंडरस्टैंडिंग होगी कि नहीं होगी, या लड़का काम भी करेगा कि नहीं करेगा, लड़की भी बराबर पार्टनरशिप में रहेगी कि नहीं रहेगी, रिलेशनशिप ठीक रहेगा, कैरेक्टर ठीक है कि नहीं है, कहाँ भटक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस घर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जॉइंट फैमिली में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं, दोनों में से किसकी हेल्थ अच्छी है किसकी खराब है, एक दूसरे को टेक केयर करेंगे कि नहीं, नेचुरल अट्रैक्शन है कि नहीं, संतान योग है कि नहीं, संतान कहना मानेगी है या नहीं। और ये सारी चीजें तो हम देखते ही नहीं है। उसके बाद कहते हैं मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही, इसलिए शादी जितनी और होती है, उसके एक साल में बाद सारा डाइवोर्स हो जाते हैं साहब। और उसके बाद अगला, यार ये साल में 5 मुहूर्त हैं जो बहुत बढ़िया हैं, सारे सब जगह एकदम पैक्ड है। एक काम कर, कोई ऑल्टरनेटिव मुहूर्त दे दो, सेकंड थर्ड कैटेगरी का पंडित जी के पास जाते हैं, बोले यार ये वाला दिन है ना मेरे को ठीक लग रहा है, इसमें शादी कर लो। पंडित जी इस दिन मेरी छुट्टी है, इस दिन दिखाइए कुछ मुहूर्त बना दीजिए। हाँ, और या आप क्या कहोगे कि जो उस दिन तो हर चीज बहुत महंगी है, तो ये 4 दिन ऑफ है, इसके अंदर से कोई सेटिंग करके कर दो। तो इसी दिन पंडित जी क्या करेंगे यार? उस दिन आपको मिल गई रिक्ता तिथि, 4-9-14, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, खराब है, चतुर्दशी तिथि पे विवाह करके आ जाए, खराब पूरी जिंदगी के लिए रिलेशनशिप। अच्छा, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, 4-9-14 ये नहीं करना चाहिए। इनको रिक्ता तिथि बोले हैं। इसमें किए गए काम का रिजल्ट ही नहीं है, तिथि ही रिक्त है, रिक्त नहीं एम्प्टी। अच्छा, आपको पॉजिटिव मिलेगा कहां से? अच्छा, रूल का फॉलो ही नहीं किया। अच्छा, ये सारी चीजें बेसिकली आम आदमी को पता नहीं होती। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी की इतनी, पंचांग की इतनी नॉलेज एक आम आदमी को होती नहीं है। पंडित जी वगैरह पे डिपेंडेंट है। पंडित जी भी आजकल वही वाला है, जैसा यजमान वैसा ज्ञान वाला सिस्टम चल रहा है। मुझे लगता है अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हर किसी को एक बेसिक ज्योतिष की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक एस्ट्रोनॉमी की बेसिक तो पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए। आपको एक्सपर्ट मत बनिए। अब जैसे आपको ये पता है कि यार सर दर्द होगा तो हम
प्राइमरीली एक डिस्प्रिन खा के बिल्कुल, सेटल कर देते हैं। बिल्कुल फर्स्ट या एड हमें पता है, हाँ फर्स्ट एड, आपको पता है कि थोड़ा सा लग गया, आपने डेटॉल लगा लिया, कोई जल गया, आपने बर्नॉल लगा दिया, या हाँ। एसिडिटी के लिए आपने कुछ वो इनो पी लिया, कुछ करके बिल्कुल। प्राइमरी आपने चेक कर लिया, वहां सेटल हो गए तो ठीक है, नहीं वो तो चलो डॉक्टर के। बिल्कुल तो ये जो प्राइमरी चीजें हैं जैसे मेडिकल साइंस में है जो हमें पता है, जी। वैसे ही ज्योतिष में भी कुछ प्राइमरी चीजें पता होना चाहिए। जैसे मैंने तिथियों के बारे में ही आज ये बताया, जी। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी अच्छी नहीं है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं अमावस्या बहुत अच्छी तिथि नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं पूर्णिमा बहुत अच्छी तिथि है। अगर पूर्णिमा ही अच्छी है तो होली पूर्णिमा भी क्यों मनाते हैं? और अगर अमावस्या ही खराब है तो तो दिवाली क्यों मनाते हैं? हम्म। इसका मतलब देयर आर सम एक्सेप्शन रूल्स, हाँ आपको पता होना चाहिए। अब आप कह रहे हो चतुर्थी खराब तिथि है, तो फिर गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? सही बात है। जबकि वो तो बहुत अच्छी है। तो देयर आर एक्सेप्शन रूल्स। आपको वो छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। जिसको वो पता है, करवा चौथ भी तो चतुर्थी के दिन ही चतुर्थी, मनाते हैं। करवा चौथ। तो कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ खराब है। और ये अवेयरनेस कहाँ से आएगी? ये अवेयरनेस कैसे के आएगी? लिए पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बेसिक पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, पुराने समय में लोगों को ये सब पढ़ाया जाता था, मतलब जो विद्वान होते थे या राजा महाराजाओं के खानदान में होते थे, उन सबको हर एक चीज की नॉलेज देते थे, एस्ट्रोनॉमी, उनको ये सब पता होता था, भले ही उनके पास एक पुरोहित हो, करेक्ट, बट वो नॉलेज रखते थे इन सब चीजों की। आप मानते हैं कि एंशिएंट जो एजुकेशन सिस्टम था वो बेटर देन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है? एनी डे यस, आंसर इज यस। देखिए, एक होता है रट्टू तोता बनाया जी। और काम खत्म। जो ये कहा जाता है ना आजकल कोटेशन है, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा करेक्शन करने की जरूरत है, बड़े कॉमन सेंस की चीज़ों को डालो कि ये नेचुरली ये आना चाहिए, वो मिसिंग है। हाँ, एक सेट पैटर्न पे ढर्रे पे चल रहे हैं, नहीं चलेगा। एंशिएंट साइंस इतनी ज़बरदस्त थी, हज़ारों साल पहले की कैलकुलेशन आज ठीक है। आज ठीक है ना? बिल्कुल। आपका कुंभ हो तो रहा है, और अगला कब होगा ये भी पता है, सबको सब पता है। तो इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस जितनी ज़्यादा होगी, मोर पीपल आर अवेयर, बेटर विल बी द रिजल्ट। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी को लोग ये मानते हैं भगवान की दी हुई एक चमत्कारिक चीज है जिसे हम समझ रहे हैं, या ये जो व्यक्ति हमें बता रहा है इसके पास एक कोई चमत्कारिक ज्ञान है जो हमें बता देगा हमारा भविष्य कैसा है? क्या ये इस पहलू में सेट बैठता है, या ये एक एस्ट्रोनॉमिकल एक ऐसी नॉलेज है, एक ऐसा मैथमेटिक्स साइंस है जो आप पढ़ो तो आपको भी आ जाए? ये एक साइंस है, जैसे आप कैलकुलेशंस हैं। हाँ, सिंपल है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये यहाँ जाएगा, ऐसा करेगा। जैसे अभी हमने बात करी थी जी पाइसेस की जी। अगर आपको पता हो कि पाइसेस राशि का मतलब क्या क्या है, इसके सिग्निफिकेशन क्या है, तो कोई भी प्लेनेट उसमें जाएगा तो उसके सिग्निफिकेशन से छेड़खानी करेगा, है ना? उसमें रोल, उसमें कुछ हिलाएगा डुलाएगा, उसमें कुछ पॉजिटिव एनर्जी डालेगा, कुछ नेगेटिव डालेगा, जो भी करेगा, व्हाटएवर, बिल्कुल। तो वो उस पे इम्पैक्ट आएगा, ठीक है ना? ऐसे ही हर राशि का सारे पॉइंट्स हैं, हर एक का सिग्निफिकेशन मींस ये इससे एसोसिएटेड है जी। ऐसे ही हर प्लेनेट का है। आप इनको मिलाते जाइए और प्रेडिक्शन निकालते जाइए। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो हम कैसे बता सकते थे कि ये वाली राशि वाले बहुत दुखी चल रहे हैं और ये वाले खुश चल रहे हैं? कैसे बताओगे? तो सब कुछ सिस्टमैटिक है, सब कुछ साइंटिफिक है, सब कुछ प्रूवन है। आपको सिर्फ ये समझना है कि ये एनर्जी का काम क्या है, रोल क्या है, कैसे काम कर रही है, इसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी को छोड़ते जाइए, पॉजिटिविटी को बढ़ाते जाइए। यही है ज्योतिष, भगवान की विद्या है, प्लैनेट्स का है ड्रिवन। तो ये तय है कि प्लैनेट्स हमसे सुपीरियर हैं, वो हमें चला रहे हैं, और हम क्योंकि इंसान हैं, हमारे पास स्पेशल 5 तरह के हमारे सेंसेस हैं, हमारा ब्रेन है, इसकी फंक्शनिंग ऐसी है, हम उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हमारे को गॉड का ब्लेसिंग है। यही ऋषि मुनियों ने पूरा सिस्टमेटिकली ज्ञान पे रिसर्च करके लिख के छोड़ दिया है। जो बहुत सारा जला दिया गया, बहुत सारा खो गया, जो बचा हुआ है हम उस पर दोबारा से काम करने की कोशिश कर रहे हैं।
एक्चुअली व्हील तो बहुत पहले इन्वेंट हो गया था, अब हम उसे री इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं नए सिरे से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ तो खो गई, खत्म हो गई, डिस्ट्रॉयड। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है हमारे पास जिस पे हम बहुत सारे काम करते हैं और अब सब लोग फॉलो कर ही रहे हैं। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी को लेकर कई बार ये एक नॉर्मल वे में, एक जेनरिक वे में जोक किया जाता है कि भाई एस्ट्रोलॉजी अगर इतनी ही परफेक्ट होती तो एस्ट्रोलॉजर को पता होता सब कुछ, उसके साथ आगे क्या होगा उसे ये भी पता होता क्या। तो कहीं जहां पर एस्ट्रोलॉजी गलत साबित हो जाती है, जहां पर प्रेडिक्शन गलत साबित हो जाती है। सब्जेक्ट गलत नहीं है, अच्छा, कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो सकती है ना। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त पर वो जो कैलकुलेशन की गई प्रेडिक्शन देते वक्त वो गड़बड़ हो गई, बट सब्जेक्ट वही है। सब्जेक्ट तो सही है भाई। एस्ट्रोलॉजर का भी तो समय आ रहा है ना, खाली समय बाकियों का, एस्ट्रोलॉजर का समय नहीं है क्या? एस्ट्रोलॉजर का भी अच्छा समय आ सकता है, एस्ट्रोलॉजर का भी खराब समय आ सकता है। ये क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? क्यों? मन सिर्फ इंसानों के पास है और एस्ट्रोलॉजर इंसानों से अलग है, उसके पास मन नहीं है भैया। वो भी तो, उसकी भी तो लाइफ है, उसका भी तो मन है, उसके पे भी तो प्लैनेट का असर आ रहा है, जो आपके ऊपर आ रहा है उसके ऊपर भी तो आ रहा है जी। हो सकता है उसकी कैलकुलेशन गलत, किसकी कैलकुलेशन कितनी परफेक्ट हो जाए, हाँ, उतना मैटर करता है। कई बार आपको एक आप डॉक्टर के पास गए, वहां सूट नहीं किया, बोला यार इसकी दवाई मुझे सूट नहीं कर रही, वो डॉक्टर ने जिस तरीके से आपको समझा, हो सकता है वो सूट नहीं कर रहा, आप दूसरे के पास चले गए और वो सूट नहीं कर दिया। कारण दो हो सकते हैं, या तो उसने सही से ऑब्जर्व नहीं किया, या वो ठीक तो हो रहा था लेकिन आपको असर नहीं दिख रहा था, थोड़े दिन बाद दिखेगा, और जब तक दिखने लगा तब तक आप दूसरे के पास चले गए, बोले इसकी एक दवाई असर कर गई, जबकि दवाई तो पीछे वाली काम कर रही थी, ये तो टॉप अप था। बिल्कुल समझना पड़ेगा, इसमें हमेशा डॉक्टर की गलती हो ये भी सही नहीं है, हमेशा डॉक्टर आपको सूट कर जाए ये भी सही नहीं है। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन मुझे अच्छे से मेरे चार्ट को, मेरे लाइफ के इवेंट को, मेरे लाइफ के ट्रेंड को समझ सकता है। पिछले 10, 20, 30, 40 साल का आपने कुछ इवेंट्स पे अपने बात करी, ट्रेंड की बात करी, जिस आपने ट्रेंड पकड़ लिया, ठीक है। कैलकुलेशन जितना डिटेलिंग में की जाएगी उतना ज्यादा ट्रेंड पकड़ लीजिए, हर लाइफ का एक ट्रेंड है, ट्रेंड पकड़ लीजिए। जिसने ट्रेंड अच्छे से पकड़ लिया, जो एस्ट्रोलॉजर ने आपका ट्रेंड पकड़ लिया, बस ना उसकी हर प्रेडिक्शन आपको सटीक बैठेगी, वो सटीक बैठेगी। अच्छा, लोग कहते हैं भाई इस एस्ट्रोलॉजर ने मेरे लिए ये प्रेडिक्शन किया, परफेक्ट बैठा, तो वो उसके साथ अलाइन हो जाते हैं, फिर वो उन्हीं पर ट्रस्ट करने लगते हैं। ट्रस्ट का भी बहुत बड़ा खेल होता है इसमें। अभी जैसे आप मुझे बोल रहे थे कि सीखना जरूरी है, सबको आना जरूरी है, सबकी अवेयरनेस जरूरी है। अब जैसे अभी हम इस बात पे भी बात कर रहे थे कि एस्ट्रोलॉजर की अपनी अपनी एक्यूरेसी है, हर एस्ट्रोलॉजर का कितना डिटेलिंग में बात कर रहे हैं, कितनी डिटेलिंग में जा रहे हैं। अब ऐसा ही अगर मैं सीखने पर आ जाऊं कि भाई मान लीजिए कि आज मैंने किसी जगह पर सीखना शुरू किया एस्ट्रोलॉजी को, वो कितना डिटेल में मुझे सिखा रहे हैं या कितना डिटेल में मैं सीख पा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ तो मार्केट में मैंने ये भी देखा कि 49 रुपीज़ का आप हमारा कोर्स ले लीजिए, आप एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे, 99 रुपीज़ में कोई अपनी कुंडली पढ़ना सिखा रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ थोड़ा सा एक बड़ा मार्केटिंग गेम हो जाता है, ठीक है। बट क्या ये इतना आसान होता है कि आप सीख सकें? सर कैसे संभव है? आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि आप एक कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ते, कोई भी एक जी, छोटा बड़ा कोई भी, हिस्ट्री ले लीजिए, मैथमेटिक्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप कितने साल पढ़ते हैं, तब जाके आपको बेस बचपन से ही दिया जाता है, तब जाके आप उस लेवल पे आते हैं कि आपको 10th के बाद सब्जेक्ट चूज करना होता है। लेकिन 10th तक तो सब कॉमन ही चल रहा है, मतलब मैं कॉमर्स लूंगा, साइंस लूंगा, आर्ट्स लूंगा, व्हाटएवर है ना, कोई इकोनॉमिक्स में जाता है, कोई बिजनेस में जाता है, बीबीए करता है, एमबीए करता है, उस हिसाब से चलते हैं ना लोग। बिल्कुल। तो 10वीं तक 10th तक तो सब कॉमन है। जब इतने साल किसी भी एक सब्जेक्ट में इतने दे दिए, तो ज्योतिष के अंदर तो सब कुछ है सर। ज्योतिष के अंदर ही मेडिकल साइंस भी है। जो पुरानी आयुर्वेद की जो बात चल रही है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे नब्ज पकड़ के बता देते थे, भैया वो ज्योतिष से कनेक्शन है, ओके, ऐसे नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये कोई 2 घंटे में, 3 घंटे में, 6 घंटे में, कोई 49 रुपये में, कोई 150 रुपये में, कोई 100 रुपये में, कोई 101 रुपये में, 99 रुपये में ज्योतिष सिखा देंगे। पहली बात तो ये गलतफहमी है, ये संभव नहीं है। पैसा के लिए नहीं कह रहा कि 49 रुपये में, कोई 49 रुपये में आपको 6 महीने पढ़ा रहा है तो हो सकता है वो सिखा दे जी, लेकिन 49 रुपये में कोई 6 महीने पढ़ाएगा नहीं। अब कमर्शियल है सब कुछ, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप ये मानिए कि इसको सीखने में थोड़ा समय लगता है, और जो चीज एकदम शॉर्टकट में ऐसे आती है वो जाती भी वैसी ही है, उतना इन डिटेल भी नहीं होती, उतना डिटेल भी नहीं है। आपको जब तक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, आपको 9 प्लैनेट समझने हैं जी, यार 2-2 घंटा तो समझोगे एक प्लैनेट को, वो प्लैनेट आपकी जिंदगी को सीधा चला रहा है।
जो आपको चला रहा है आप उसे समझने के लिए 2 घंटे भी नहीं दोगे हम्म, तो साहब 9 प्लैनेट के 18 घंटे तो हो ही गए। अगर एक नक्षत्र को 27 नक्षत्र हैं समझने के लिए 2 घंटा दूं हम्म, तो 54 घंटे तो उसके भी हो गए। सही बात है। 12 राशियां हैं और 12 ही हाउसेज हैं, सबको 2-2 घंटे भी दूं तो 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 2 24। 48 घंटे तो इसी के हो गए। कैसे कैसे 2 घंटे में ज्योतिष आ जाएगी? और ये तो बिल्कुल बेसिक्स हैं, ये तो आपको खाली ये मैं बात कर रहा हूँ खाली अल्ट्रा बिगिनर की हम्म, या बिगिनर की। आप एडवांस की कौन सा प्लेनेट कब कहाँ जाएगा, कौन सी कॉम्बिनेशंस क्या राशि में होंगे, जाएगा, कंजक्शंस क्या होंगे। हाँ जी, हम्म, आपकी कुंडली में बर्थ चार्ट क्या योग है, आपको मुहूर्त का भी समझना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तब तक नहीं चलेगा। तो इसलिए कोई कह रहा है कि 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, संभव नहीं है सर। मैं खुद सिर्फ बेसिक पढ़ाता हूँ, तो आप ये मान लीजिए कि मैं अगर 16 क्लासेस भी पढ़ा रहा हूँ 2 घंटा तो नहीं जी। 32 घंटे पढ़ा रहा हूँ और मैं उसको बोल रहा हूँ बेसिक है ये। आप यहाँ के बाद यानी अब आपको मैंने पेंसिल पकड़ना सिखा दिया, लिखना सिखा दिया, ए फॉर एप्पल बी फॉर बेबी ये हमने सिखा दिया। अब आगे आप सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, पैराग्राफ कैसे बनाएंगे, ऐसे कैसे लिखेंगे, उसके लिए आगे चलना पड़ेगा। ये बेसिक ये मुझे लगता है बेसिक नॉलेज तो सबको होनी चाहिए हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी की। अपने बात जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे बीच में कि बेसिक तो सबको पता ये तो होना चाहिए, सबको ही इतना तो पता सब लोग होना पढ़ लें। चाहिए। इसके बाद गेम ऑन होगा सर। इसके बाद आप अगर प्रोफेशनल बन रहे हैं तो फिर एडवांस में चले हाँ, जाइए। तो फिर उसके बाद आपके पास ब्रांचेस होती है। आपको वैदिक में जाना है, आपको नाड़ी में जाना है, आपको केपी में जाना है, आपको लाल किताब में जाना है, देन देयर आर ब्रांचेस। उसके अंदर से हर एक में कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा है। बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी की कुछ स्ट्रेंथ है, किसी की कुछ स्ट्रेंथ है। जैसे वैदिक ज्योतिष की बात करें जी। तो पंचांग उसके अंदर जो दिया हुआ किसी में नहीं है। प्लैनेट का ट्रांजिट के बारे में जो वैदिक ज्योतिष में दिया हुआ कहीं नहीं मिलेगा आपको जी। वो स्ट्रेंथ है उसकी। ठीक है ना? तो आपको अलग अलग साइंसेस का अलग अलग चीजें खूबी है, उसको पकड़ते जाइए, जो आपको पसंद आता है पकड़ते जाइए, उस पे काम करते जाइए। वही वाली Simple बात है। हो गई, एक डॉक्टर होता है पहले एमबीबीएस करता है, सब कुछ पढ़ता है, उसके बाद फिर वो अपना स्पेशलाइजेशन लेता है किसी एक पर्टिकुलर Correct, बॉडी हाँ। पार्ट में या एक डिसीज में। करेक्ट ठीक, हमारे में भी ऐसा है। जी। तो वो बेसिक्स तो सबको ही सीखना पड़ेगा। उसके उसके बाद आपको क्या जाना है, आपको प्रेडिक्शन की शार्पनेस करनी है, टाइमिंग ऑफ इवेंट पे ज़्यादा काम करना है, आपको रेमेडीज पे ज़्यादा काम करना है, आपको मुहूर्त पे पंचांग पे ज़्यादा जी। काम करना है, आपको वास्तु के साथ उसको अलाइन करके ज़्यादा काम करना है, एस्ट्रो वास्तु के साथ क्लब करना है। तो अलग अलग है, आपको जो पसंद आता जाए उसके हिसाब से पकड़ते जाइए। 10th तक तो सबको कॉमन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में तय होगा साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, आईटी में जाऊँ, इंजीनियरिंग में जाऊँ, मैकेनिकल में जाऊँ, सिविल में जाऊँ, जहाँ जाऊँ वो 10th तक तो सब सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। चलिए, बड़ी लॉजिकल चीज़ें हैं, बड़ी ही रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझना पड़ता है, तभी आप एक बेटर वे में एस्ट्रोलॉजी में जा पाते हैं, प्रेडिक्शन ले पाते हैं और समझ पाते हैं। बड़ा ही लॉजिकल तरीके से आपने समझाया भी और बड़ी ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर किया, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उसे समझ नहीं पाएंगे। फिर आप वही कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजर को अगर पता था तो फिर ये क्यों हुआ कि वो क्यों हुआ। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि सब्जेक्ट गलत नहीं, कैलकुलेशन गलत हो गई। इन डिटेल में आपने डेसिबल में कितनी कैलकुलेशन की वो बहुत मैटर करता है आपकी एक्यूरेसी और सक्सेस रेट के लिए। थैंक यू हनीश जी, आप आए स्टूडियो में और लॉजिकल बातें की हैं। हम अगले पॉडकास्ट जो हमने सोचा हम करेंगे, हम लोगों को बता भी देते हैं अभी, अगर अगला पॉडकास्ट हमने किया तो हम एस्ट्रोनॉमी के लॉजिक्स पर काम करेंगे कि ये एस्ट्रोनॉमी हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट डालती है। बिल्कुल करेंगे। और मुझे लगता है बहुत ही अच्छा, क्योंकि जो साइंस को समझना चाहता है ना, जो एक लॉजिकली एक साइंटिफिकली एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहता है, वो जरूर उस पॉडकास्ट को देखेगा। तो फिलहाल आज के पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप स्टूडियो में आए, और आप आखिर में कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों से तो प्लीज जरूर कहें। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये साइंस सबको सीखनी चाहिए जी। एटलीस्ट। जैसे हमने 10th तक सबने पढ़ाई करी उतना तो सबको पढ़ना ही चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अवेयरनेस अगर आपके पास है जी, तो आप ये मान लीजिए बहुत सारी परेशानियां जिंदगी में आएंगी ही नहीं, बहुत सारे गलत फैसले आप लेंगे ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट एड करना आपको आता है। वो आता है। चलिए, थैंक यू। आपको हर जगह हर बार ज्योतिषी के पास जाके नहीं बैठा पड़ेगा, साहब बताओ आगे क्या, व्हाट इज नेक्स्ट, ये हो गया, बिल्कुल बहुत कुछ पता होगा, मन में सुख चैन रहता है। अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज है। आपको ये ऑलरेडी पता है कि आपकी दुर्घटना होने वाली है तो आप गाड़ी आराम चलाएंगे, आप Point सावधान रहेंगे। आपको पता है कि मैं फिसल सकता हूँ, गिर सकता हूँ, तो सीढ़ी पे चढ़ते उतरते वक्त थोड़ा देख लेंगे, बाथरूम के अंदर स्लिप ना हो जाए, थोड़ा केयरफुल रहेंगे। बिल्कुल। केयरफुल रहना 100 समस्याओं का इलाज है, इसलिए उतना जरूर सीख जाइए। बाकी तो ये सब्जेक्ट ऐसा है, जब लोग इसमें आते हैं तब और इंटरेस्ट आता है। तो इंटरेस्ट आता जाता है।
सीक्रेट्स है ना सर ये। चलिए, आई होप लोग आपसे कनेक्ट होंगे और आपसे सीखेंगे भी, क्योंकि लॉजिकली सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है, लॉजिक्स पता होना बहुत जरूरी है। Yes. थैंक यू आज के लिए, आप आए। जय हो। नमस्कार। नमस्कार।